और जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, कि देश के ऊपर जो बोझ हुआ है सरकार का, वो सांप्रदायिक सरकार जाने के बाद हम 1 घंटे में बैठकर इससे रास्ता निकालेंगे और देश के सामने एक विकल्प देंगे। Don't disturb him, please. No, don't disturb him. ये विश्वासदर्शक प्रस्ताव की नौबत आई कैसी? हम लोग वो है जो हमने कहा है 5 मिनट तो 5 मिनट, 1 मिनट में हम लोग चित करते हैं। श्री कृष्ण जी की वाणी यहाँ हुई है और इसलिए इस बारे में मुझे कोई ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। एक तो बात माननी चाहिए हम सभी साथियों ने कि जो 13 महीने चुनाव का निर्णय भारत के देश की जनता ने देशवासियों को सामने रखा था, इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत इस देश की जनता ने दिया नहीं था। वोटिंग पैटर्न देखिए, किसी को नहीं था। प्रधानमंत्री जिस पॉलिटिकल पार्टी के हैं उनको 25% से ज़्यादा, 25.5% से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे और उनको समर्थन देने वाले बाकी साथी हैं, इनके सभी के वोट देखने के बाद भी उनको कोई स्पष्ट मैंडेट इस देश की जनता ने दिया नहीं था। मगर साथ साथ मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि हम लोगों को भी मैंडेट नहीं दिया था और इसलिए जब सरकार बनाने की बात आई तो एक साझा सरकार बनाने की परिस्थिति की सरकार हो सकती थी और सरकार बनाने के लिए जो बाकी साथ देने के लिए अन्य सहयोगी पार्टी आगे आएगी, इनकी मदद से सरकार बन सकती थी। यह महत्वपूर्ण मुद्दा इस सरकार के पीछे था और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी जो प्रधानमंत्री की शपथ देने की तैयारी रखी, तब उनका पूरा ध्यान नंबर पर था। श्रीमती जयललिता जी का समर्थन का लेटर 2 दिन डिले मिल गया। तो प्रधानमंत्री को समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति जी ने अपनी तैयारी रखी नहीं। चेन्नई से खत कब आता है इसकी राह देखनी पड़ी और चेन्नई से खत आने के बाद ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी को शपथ देने की तैयारी रखी। और इसलिए आज की स्थिति में चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी हो, चाहे सरदार बूटा सिंह हो, चाहे चौथाला जी हो, चाहे AIADMK हो, इन सभी का समर्थन इस सरकार को था। और जिस दिन इस सभी पॉलिटिकल पार्टीज और नेता ने अपना समर्थन वापस ले लिया, उसी क्षण पर इस सरकार को सरकार चलाने का अधिकार इस सदन में, इस देश में रहा नहीं, वो अधिकार उन्होंने खो लिया है। अटल जी की राजकीय जिंदगी पूरे देश के सामने है। उनका सार्वजनिक जीवन पूरे देशवासी जानते हैं।
एक मॉरल बेस्ड पॉलिटिक्स करने का काम उन्होंने हमेशा करने की तैयारी दिखाई। हम चाहते थे कि जब ये समर्थन वापिस लेने का काम कुछ साथियों ने किया और जिसका पता उन्हें लगा, तब शायद वो खुद राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सदन के सामने ये नौबत नहीं लाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने दूसरा रास्ता का स्वीकार किया। दो दिन में इसकी भी परिस्थिति पूरे देशवासियों के सामने आने वाली है। और जो कल कर सकते थे, शायद शनिवार को इस सदन में उनको बहुमत में ये देखने के बाद करने की परिस्थिति उनके ऊपर आएगी। देशवासियों ने देखा कि यह दूसरे बार ऐसी परिस्थिति का सामना अटल जी को करना पड़ता है। 13 दिन की सरकार हम लोगों ने देखी, अभी शायद 13 महीने के लिए भी कुछ कम है। 13 महीने की सरकार आ रही। मैं सोच रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट, what exactly this government has done in last 12.5 months or 13 months, and I have to accept this. The only sole achievement of this government, irrespective of so many contradictions, this government has survived. Without that, I don't find a single contribution of this government in last 12.5 months. और इसलिए ये सरकार बच गया 13 महीने। यही बहुत काम अटल जी के नेतृत्व पर यहां हुआ था। पूरी दुनिया की परिस्थिति एक अलग हो रही है। दुनिया में आजकल जगह जगह पर बात चालू है कि 21वीं सदी में जाने के लिए छोटे छोटे देश जो अपने सामने समस्या है, यह समस्या हम हल कैसे कर सकते हैं, अपने देश में जो गरीबी है वो दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो बेरोजगारी है वो दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी आर्थिक परिस्थिति कैसी मजबूत हो सकती है, आधुनिक विज्ञान और तंत्र का स्वीकार करके हम आगे कैसे जा सकते हैं 21वीं सदी में। यह विचारधारा दुनिया में आज प्रसुत हो रही है। संपूर्ण देश को एक रखकर इसमें शायद हम भी कुछ कर सकते थे, मगर इस 13 महीने के अटल जी का कारोबार देखने के बाद इस देश के हर व्यक्ति के सामने संदेह हो रहा है, क्या कमाई देशवासियों ने की इस बारे में। क्या आर्थिक परिस्थिति सुधार के लिए कोई खास कदम उठाए गए? जो मंदी का संकट पूरे देशवासियों के ऊपर तोप गया है, इससे कोई रास्ता निकलने के लिए कोई मजबूती से कदम उठाया गया है? औद्योगिक उत्पादन जो घट गया वो और ही घट कर रहा है, इसमें दुरुस्त करने के लिए कुछ कदम उठाया? बेरोजगारी जो बढ़ गई वो कम करने के लिए कोई कदम उन्होंने उठाया? जो हमारे पड़ोसी और देशों के साथ व्यापार होता है, जो ट्रेड है, वो ट्रेड सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए? या देश का राजस्व का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उन्होंने कदम उठाए? या देश का अहम सवाल है जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हो, महिलाओं को समान संधि देने का सवाल हो, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में कुछ कदम उठाए? मुझे दुख होता है इस सभी सवालों का जवाब ना है। इस 13 महीने में इस बारे में कोई सख्त कदम उठाया, ऐसी परिस्थिति देशवासी देख नहीं रहे।
भारत जैसे देश को जब हम यहाँ की समस्या पर मात करके आगे जाने की बात करते हैं, विकास के रास्ते पर जाने की बात करते हैं, औद्योगिकरण बढ़ाने की बात करते हैं, बेरोजगारी की परिस्थिति सुधारने की बात करते हैं और दुनिया की एक शक्तिशाली देश बनाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये फर्ज है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि कम से कम हम देश के सब समाज एक कैसे रख सकेंगे, समाज में एकता कैसे पैदा कर सकते हैं। और पिछले 12 साढ़े 12 महीने में 13 महीने में जो परिस्थिति देशवासियों ने देखी और खास तौर पर समाज के छोटे वर्गों ने जो देखी, अल्पसंख्यकों ने जो देखी, ये परिस्थिति पिछले 50 सालों ने इस देश के जनता ने कभी देखा नहीं था। और इसका एक ही मैं मिसाल देना चाहता हूं कि भारत में ईसाइयों के ऊपर जितने हमले पिछले 13 महीने में हुए, पिछले 50 सालों में ईसाइयों पर इस देश पर जितने हमले हो गए, इनमें से 50% से ज्यादा हमले पिछले 12.5 महीने में इस देश में हो गए। ये क्या शर्मनाक बात नहीं? जो बात हो गई, जो कोई परिस्थिति हमने उड़ीसा में देखी, वो कोई देश की प्रशंसा करने वाली परिस्थिति है। ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को वहां जिस तरह से जलाया, उनके मासूम बच्चों को जिस तरह से जलाया, इससे क्या दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है? और सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि जब ऐसी परिस्थिति होती है, उनको जो जिम्मेदार होने वाली शक्तियां होती है, संगठन होती है, इन संगठन का समर्थन देने का काम हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं उन संगठनों को जानता हूं कि वहां कोई गुंडागर्दी या जहां कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में आज तक मेरे सामने कुछ बात नहीं है। सर्टिफिकेट दे दिया, बिना जांच सर्टिफिकेट दे दिया। रक्षा मंत्री ने इस बारे में क्या कहा, इस बारे में ज्यादा मुझे कोई कहना नहीं। गए वहां 2 घंटे में उन्होंने उड़ीसा में जाकर सब परिस्थिति देखी और देश के सामने बताया कि वाजपेयी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए यह परदेशी साजिश है। 2 घंटे में रक्षा मंत्री साहब ने कह दिया। इन्वेस्टिगेशन पूरा भी नहीं था, तब यह परदेशी साजिश हो गई। पूरे देशवासियों को मालूम है इस साजिश में इस सरकार को मदद करने के वाली कोई सांप्रदायिक शक्ति संगठन उन लोगों का हाथ है, और इसलिए इस सरकार को इस अधिकार पर रहने का अधिकार कितना है, इस बारे में हम लोगों को बोलने की आवश्यकता है। मैं समझता था कि ऐसे परिस्थिति में कम से कम प्रधानमंत्री जी देशवासियों के सामने कोई नया रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने बात शुरू की इस बारे में, कन्वर्शन पर बहस हो जाए, धर्मांतर पर बहस हो जाए। इतनी गंभीर परिस्थिति पैदा हुई इस देश में। पिछले 50 सालों में ईसाइयों की परिस्थिति इस देश में जो हम सब लोग देख रहे हैं कि एक धर्म ऐसा, इस धर्म की आबादी दिन ब दिन कम हो रही है, बाकी सभी धर्मों के लोगों की आबादी बढ़ रही है, मगर ईसाइयों की पॉपुलेशन कम हो रही है। और जब कम हो रही है, सब आंकड़े सरकारी है, और ऐसे परिस्थिति में प्रधानमंत्री ने अटल जी ने देश के सामने विषय रखा कि नेशनल डिबेट हो जाए कन्वर्शन के इशू पर। मैं समझ सकता था कि बेरोजगारी के इशू पर हुई उन्होंने नेशनल डिबेट की बात करते थे। मैं समझ सकता था
कि गांव वालों की परिस्थिति दुरुस्त करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने के लिए नेशनल डिबेट की बात उन्होंने हमारे सामने रखी थी। मैं समझ सकता था कि स्टेट एंड सेंट्रल के फंड्स के हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्सिडीज के बारे में क्या हो सकती है, इस इश्यूज के बारे में नेशनल डिबेट हो सकते थे। मगर ये इश्यूज प्रधानमंत्री जी को महत्वपूर्ण इश्यूज लगे नहीं, उनको कन्वर्शन का इशू महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि देश के बारे में जो सोच है वो सोच दिल्ली में बैठकर पूरी देश का नक्शा मद्देनजर रखते हुए करने की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता प्रधानमंत्री जी ने दिखाई नहीं। शायद उनको संदेश आया होगा नागपुर से, और जो नागपुर से संदेश आया था, इस संदेश का आधार लेकर उन्होंने कन्वर्शन पर डिस्कशन करने की बात देशवासियों के सामने कही। कोई जरूरत नहीं यहाँ जो परिस्थिति पैदा हो रही थी, जिस तरह से सरकार चालू थी, No, please. जिस तरह से सरकार चालू थी, इससे नाराजगी उनको समर्थन देने वाले साथियों के मन में थी, और ये नाराजगी उनको समर्थन देने वाले साथियों तक सीमित नहीं थी, उनके मंत्रिमंडल में काम करने वाले लोगों के मन में भी इसकी नाराजगी थी। और इसका एक मिसाल मैं मदन लाल जी खुराना का जो खत देखिए, सुषमा जी का चेहरा भी बदला। क्या लिखा उन्होंने? I have earlier also sent a letter to Shri Advani ji and stated that the central leaders are surrounded by careerists and power brokers, which has resulted in decision not being objective but according to per se place and wish। ये कहा है मदन लाल खुराना जी ने। बेचारे तंग हो गए। सही कहा और इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और कुछ बोलना चाहते थे सदन में, उनको बोलने नहीं दे दिया। उनका आदेश आ गया कि इस पर बोलना नहीं, मगर मुझे विश्वास है कि आज न कल वो बोलेंगे, और देशवासियों के सामने इस सरकार का उनको जो अनुभव है, यह अनुभव देशवासियों के सामने रखें। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि समाज के छोटे वर्गों को विश्वास दिलाने के लिए यह सरकार कम पड़ गई है। बात हमेशा हिंदुत्व की होती है। जो हिंदुत्व के बारे में हम लोगों ने भी जो बचपन से सीखा, इसमें सहिष्णुता का ज्यादा महत्व हिंदुत्व ने हम लोगों को सिखाया है। आज ये सहिष्णुता जो हिंदू धर्म की एक मुख्य विचारधारा है, उस विचारधारा से दूर जाने का स्पष्टीकरण मेरा नाम आया। मेरा स्पष्टीकरण